स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, अच्छा ये मेरा आपका नॉर्मल लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको 8 लेक्चर और पढ़ाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हों तो उन्हें जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए बेटा उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको आर्हेनियस का वैद्युत वियोजन का सिद्धांत पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई वैद्युत अपघट्ट होता है, जब किसी अन्य मतलब विलायक में यानी विलायक वाला कोई जल हो या कोई अन्य विलायक में घोलते हैं तो वो 2 प्रकार के आवेशित आयनों में बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद आर्हेनियस जो थे इनके अनुसार इन्होंने अम्ल की एक थ्योरी दी है। ठीक है, एसिड, अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, एसिड कहते हैं। अम्ल होते क्या हैं वो हमें याद रखना है। ठीक है, क्योंकि परिभाषा हमसे पूछी जाती है कि अम्ल किसे कहते हैं, इनके गुणों का व्याख्या कीजिए या इनके गुण कोई 2 गुणों को समझाइए। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से पता करते हैं बेटा कि अम्ल क्या होते हैं। देखिए, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है बेटा H+ आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें असल में क्या कहता है। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखनी है आपको, हाइड्रोजन आयन तो दें पर ये कोई अन्य और धनायन ना दें, क्योंकि हाइड्रोजन पर क्या होता है प्लस यानी धनायन होता है। तो ये तो धनायन दे रहा है, कौन सा धनायन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, पर इसके अलावा कोई और धनायन नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो उसे आर्हेनियस के अनुसार उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल। हालांकि आधुनिक थ्योरी कुछ और है। ठीक है, वो अभी हम आपको आगे बता देंगे डिस्कस में। चलिए बेटा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर HCl एक अम्ल होता है। ठीक है, जब इसका आयनन कराया जाता है ये उत्क्रमणी का चिन्ह होता है। ठीक है, जो हमने आपको पिछली कक्षाओं में बता दिया है। ये HCl जो है यानी कि ये अम्ल है, इसे हम लोग क्या करते हैं जब आयनन कराते हैं इसका या किसी जल में घोलते हैं तो ये H+ आयन देता है। इसके अलावा इसमें और कोई पॉजिटिव आयन आपका नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, अम्ल हो गया। H2SO4 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी क्या दे रहा है, ये धनायन दे रहा है, तो इसलिए ये भी क्या है, H+ आयन दे रहा है धनायन के रूप में, तो इसलिए ये भी क्या है, एक अम्ल है। ठीक है, HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, इसका भी देखिए H+ आयन देता है। CH3COOH जिसे हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं, ये भी बेटा क्या दे रहा है, H+ आयन। इन चारों में एक कॉमन चीज़ है, क्या कॉमन चीज़ है कि ये H+ आयन के अतिरिक्त कोई और अन्य धनायन नहीं दे रहा है। ये आयन तो है पर ये कौन से आयन है, नेगेटिव आयन है। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक आयन है हमारे, और ये हमारे कौन से आयन है, पॉजिटिव आयन है, वो भी कौन से, H+ आयन। तो परिभाषा क्या कहती है, जरा ध्यान दें। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और इसके अलावा कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, उन्हें असल में क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब इनके गुणों के बारे में पता है, इनके गुण क्या होते हैं। देखिए, जो अम्ल होते हैं प्रबल अम्ल है ना, अब प्रबल और दुर्बल 2 प्रकार के होते हैं। प्रबल कैसे होते हैं, जो जल में घुलने के बाद H+ आयन की संख्या ज़्यादा बनाते हैं, जिनका आयनन ज़्यादा होता है उन्हें हम लोग प्रबल कहते हैं, और जिनका आयनन कम होता है उन्हें हम लोग दुर्बल कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रबल अम्ल होते हैं ये प्रबल संक्षारक होते हैं। यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, तो यहाँ पर संक्षारक, छतरी वाला छाया आपका, संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, संक्षारक क्या होते हैं, संक्षारक प्रवृत्ति जो होती है ये क्या करती है कि अगर ये कहीं मतलब जैसे लकड़ी है या कपड़े हैं या कागज़ या हमारी त्वचा पर गले तो उन्हें गलाकर नष्ट कर देते हैं। इस प्रवृत्ति को हम लोग कहते हैं संक्षारक प्रवृत्ति। तो प्रबल अम्ल, ये याद रखें, सारे अम्ल नहीं है ना, कौन से प्रबल अम्ल जो होते हैं वो प्रबल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपने यानी कि लकड़ी है, कपड़ा है, कागज़ है, त्वचा आदि पर अगर गिरे तो उन्हें गलाकर क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं बेटा। दूसरी एग्जाम्पल हमारा है, यानी कि दूसरा जो गुण है हमारा उसको रूप में क्या है, अम्लों का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। ये आपको याद रखना है, जो भी आप पदार्थ खाते हैं। देखिए, जो आपके जैसे आप संतरा खाते हैं, आप नींबू खाते हैं, है ना, और आम भी खट्टापन होता है, कच्चा आम जो है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो खट्टापन होता है वो अम्ल की उपस्थिति के कारण होते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ये तो खाने योग्य हो गए। जो आर्टिफिशियल होते हैं या जिन्हें बनाया जाता है अम्लों को, उन्हें चक्कर नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कि हमने आपको क्या बताया, गला के नष्ट कर देते हैं, तो ये आपको हानि पहुंचा सकता है। जो खाद्य रूप में आते हैं अम्ल उनकी बात नहीं हो रही है, खाने योग्य जो होते हैं उन्हें खाया जा सकता है, पर जो आर्टिफिशियल होते हैं, केमिकल होते हैं, अगर वो अम्ल हैं तो उन्हें संक्षारक यानी चक्कर नहीं देखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अम्ल जल में विलय होते हैं, यानी कि ये जल में घुल जाते हैं। चौथा हमारा है अम्ल नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर क्या है, हमें पढ़ा है कि यह सूचक है। सूचक क्या करते हैं, सूचक जो होते हैं
जो अम्ल और क्षार के होने की सूचना देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। लिटमस एक प्रकार का सूचक है और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो लाल लिटमस होता है, एक नीला लिटमस होता है। तो अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि अम्ल नीले लिटमस पर कैसा प्रभाव डालते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे आगे। देखिए ये तो हमारे सामान्य गुण हो गए। अब यहाँ पर कुछ आपके रासायनिक गुण भी आपसे कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो पांचवा हमारा रासायनिक गुण है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है वो भी देखिए, हम क्वेश्चन लिंक करके आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो। है क्या कि अम्ल जो होते हैं वो जिंक है, मैग्नीशियम है, आदि कई धातुओं के साथ। ठीक है, ये नहीं कह रहे हैं कि सारी धातुओं के साथ। पहले आप जो आपको पढ़ाया जाता है पहले आप उसको गौर से पढ़ा करें। क्या आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अम्ल जो होता है, आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उसमें ये बताया गया है तो जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है वो तो हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे और जो उससे नीचे स्थित धातुएं हैं वो उसे विस्थापित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अम्ल जिंक, मैग्नीशियम आदि धातुओं से, यानी कि सारी धातुओं से नहीं, कई धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या बनता है क्वेश्चन कि अम्ल होता है जिंक से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है, या मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जिंक की बात करें यानी कि Zn है ना, जब इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है, चूंकि Zn क्या है, धातु है, धातु की किससे अभिक्रिया हो रही है, अम्ल से हो रही है, तो हमारा जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर होती है मुक्त। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम से हम अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पर हमारा कौन सा अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, तो यहाँ पर बनता है मैग्नीशियम नाइट्रेट और यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है, मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो क्या क्या बताया जाए, धातु जो होती हैं वो कई धातुओं से, जो से नीचे स्थित धातुएं हैं उनसे अभिक्रिया करके क्या कर देती हैं, हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, मुक्त करती हैं। ठीक है, जैसे Zn की अभिक्रिया यहाँ पर HCl से हो रही है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो बनता क्या हमारा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, मुक्त। सारी तीनों रिएक्शंस में एक चीज़ कॉमन है, क्या कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या हो रही है, मुक्त। ठीक है, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे देखिए बेटा, छठवां हमारा क्या है, धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया। ठीक है, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया क्या होती है, देखिए ये धातु के कार्बोनेट है, यानी क्या है, धातु, जब धातु कार्बोनेट से उड़ता है तो उसे कहते हैं धातु कार्बोनेट। ठीक है, तो अम्ल की अभिक्रिया जब किसी धातु से कराते हैं, धातु कार्बोनेट से कराते हैं, तो क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, यहाँ पर गलत टाइप है, ये आपको याद रखना है, यहाँ CO2। ठीक है, CO2 गैस जो होती है वो क्या होती है, मुक्त होती है। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, मुक्त होती है। जैसे यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हमने किससे कराई है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, चूंकि ये क्या है, अम्ल और ये क्या है, धातु कार्बोनेट। तो अभिक्रिया के बाद होता क्या है, हमारा बनता है लवण, हमारा बना जल, और कौन सी गैस मुक्त होती है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम क्या होती है, धातु होती है, जब ये किसी कार्बोनेट से जुड़ती है तो कार्बोनेट बनाती है, यानी कि ये धातु कार्बोनेट हो गया और इस धातु कार्बोनेट का नाम क्या हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा, सल्फ्यूरिक अम्ल से हम अभिक्रिया कराते हैं, बनता क्या हमारा, कैल्शियम सल्फेट जो एक लवण होता है, जैसे कि आपको यहाँ बताया गया, और क्या बनेगा, जल बनेगा, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और क्या बनेगा, CO2, तो आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, चलिए आगे चलते हैं बेटा। ये बहुत ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है वो समझिए बहुत अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो 7वां पॉइंट है इसे बहुत अच्छे से समझना है। अगर नहीं आएगा तो आप इसको बार बार थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्या है, उम्मीद है कि वैसे भी हम आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्षारों से अभिक्रिया होती है, किसके गुण चल रहे हैं, अम्ल के गुण चल रहे हैं। अम्ल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, हम क्षारों से करा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनके गुण क्या है वो समझना बहुत अच्छे से। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किससे करते हैं, किसी क्षार से कराते हैं, तो क्या बनता है, हमारा लवण बनता है ना, जल बनता है। ठीक है, और इसी अभिक्रिया का नाम जो है वो है उदासीनीकरण। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब जैसे यहाँ पर गौर कीजिए, HCl ये क्या है, अम्ल है। ठीक है,
NaOH ये क्या है, क्षार है। जब अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, क्षार, तो परिभाषा के अनुसार क्या बनना चाहिए, हमारा लवण बनना चाहिए और जल बनना चाहिए। तो आपको पता है NaCl बनता है जो कि एक प्रकार का लवण होता है, और हमारा जल बनता है, यानी कि जैसे कि परिभाषा में बताया जा रहा है। तो हमें क्या याद रखना है कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो हमारा लवण बनता है और हमारा जल बनता है। इसी अभिक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण। क्वेश्चन आपसे कई बार बोर्ड परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अम्लों के उदाहरण यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। अब अम्लों की बात हो रही है तो कुछ अम्ल भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बहुत ज़्यादा प्रबल है, HNO3 ये भी बहुत ज़्यादा प्रबल है, एस्टेक अम्ल ये दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। ये आपका फास्फोरिक अम्ल है H3PO4, ठीक है। उसके बाद सल्फ्यूरस अम्ल, ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पर क्या है H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, लेकिन कहीं अगर H2SO3 लिखा हो तो आप ये मत समझना कि ये गलत लिखा है, ठीक है। हाँ, ये इसे बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर आता है कार्बोनिक अम्ल यानी कि H2CO3, ठीक है। ये कुछ अम्ल थे। अब इन अम्लों में जो महत्वपूर्ण अम्ल हैं, जैसे कि ऊपर आपको जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया और HNO3 हो गया। हालांकि पिछले साल ये सिलेबस में थे, पर इनसे क्वेश्चन नहीं बनते थे, किताबों में इनके यूजेस नहीं दिए गए थे। पर अब जो नई बुक्स आ रही हैं उनमें के यूजेस दिए जा रहे हैं, तो आप इनके यूजेस भी याद कर लें कि इनका प्रयोग किस लिए होता है, ठीक है। तो पहला हमारा जैसे कि दिखाई दे रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मूला क्या होता है HCl, ठीक है। इसके उपयोग क्या क्या होता है, तो पहला उपयोग इसका बताया जा रहा है क्या, कि विभिन्न प्रकार के जो क्लोराइड और क्लोरीन गैस बनाने में इसका उपयोग करते हैं, पहला। दूसरा आपका होता है कलई, है ना, कलई आप लोग जानते हैं ना, कलर पेन टाइप का होता है जो लोहे वगैरह पे किया जाता है, सतह पे साफ करने के लिए भी किया जाता है इनका उपयोग, ठीक है। पहले लोहे की सतह को साफ करने के लिए होता है, ठीक है, तो कलई बनाने में इसका कलई करने में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका वस्त्र उद्योग में, यानी कि जो कपड़ों के व्यापार होते हैं, जो वहाँ पर कपड़े मिल में कपड़े बनते हैं, वहाँ पर भी HCl का प्रयोग किया जाता है रंगाई करने में, यानी कि रंग करने में, ताकि रंग जो है वो निकले। जैसे आपने टी-शर्ट वगैरह देखी होंगी तो इन पर पहले कपड़ों पर कलर किया जाता है, और ये इनमें क्या होता है थोड़ी मात्रा में HCl मिलाया जाता है ताकि वो कलर को निकलने नहीं देता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारा है नाइट्रिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3, ये तो नाइट्रिक अम्ल होता है साहब, ठीक है। और अगर HNO2 की बात की जाए तो ये आपका नाइट्रस अम्ल होता है। ध्यान रखें HNO3 जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये आपका प्रबल अम्ल होता है, और HNO3 इनके छोटे भाई हैं, ठीक है ना, ये इनका ये जो है ये दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। अब इनका उपयोग देखिए भाई HNO3 का पहला उपयोग बताया जाता है कि सोने व चांदी के शोधन में, यानी कि जब सोना चांदी का शोधन किया जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, उर्वरक, यानी कि आप जानते ही होंगे, ठीक है, खाद प्रकार के जो होते हैं जो आपके खेतों में लाई जाती हैं खाद वगैरह, ठीक है। विस्फोटक होते हैं, है ना, रंग, औषधियाँ आदि के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाकर ये बनाता है अम्लराज, जिसे हमने पिछली कक्षा में आपको बता चुके हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अम्लराज किसे कहते हैं, तो ये आप जाके पिछले लेक्चर में देख लीजिए, ठीक है। चलिए बेटा, तीसरा क्या हमारा, तीसरा नंबर आता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। तो ये इसके बाद हमें क्या करना है, पहला पॉइंट इसका क्या उपयोग का वो हमें ध्यान रखना है। लेड बैटरियों में विद्युत अपघट्य के रूप में है। विद्युत अपघट्य जानते हैं, जो लिक्विड उसमें भरा होता है उसमें कौन सा अम्ल मिला होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। आपने बैटरियां देखी होंगी, इनमें तेजाब के रूप में जो अम्ल कार्य करता है वो आपका होता है H2SO4 अधिकतर, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, दूसरा इसका है पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए, यानी कि पेट्रोलियम जानते ही हैं, जो डीजल पेट्रोल ये निकल के आता है, तो पहले कच्चा तेल निकलता है, उसी को हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम। फिर उसका जब शोधन होता है भिन्न भिन्न तापों पर, भिन्न भिन्न प्रोसेस के द्वारा, तो क्या होता है, फिर उसके बाद आपके कई प्रकार के जैसे डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, ये सारी चीज़ें आपकी निकलती हैं, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या आपका उर्वरक, आप जानते हैं खाद, प्लास्टिक है, कृत्रिम रेशे, रेशे का मतलब कपड़े हैं, है ना, धागे, है ना, वॉशिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग हो रहा है, H2SO4। ये तीन उपयोग इसके आपको याद रखने हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण जो भी थे वो हमने आपको बता दी। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है पहले वो समझिए। देखिए यहाँ पर कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं जिनकी सारणी यहाँ पर टेबल आपको दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है। अच्छा, करना क्या है, यहाँ पर दिया जा रहा है प्राकृतिक स्रोत, यहाँ पर अम्ल, ये है प्राकृतिक स्रोत, यहाँ पर क्या है अम्ल। तो आपको करना क्या है, जैसे सिरका खाया होगा गाँव में बहुत, मतलब जैसे अचार वगैरह डालने में काम आता है, हम लोग
मैगी नहीं, चाउमीन वगैरह जो बनती है उसमें भी सिरके का प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है एसिटिक अम्ल। ठीक है, संतरे में अब चूंकि अम्ल है तो अम्ल के बारे में हम क्या पढ़ चुके हैं, इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा। तो जरा गौर करें कि यहाँ पर जैसे इमली है ना, और टमाटर हो गया, दूध हो गया, दूध से मतलब खट्टा दूध जिसको कहते हैं दही समझ लो आप। ठीक है, समझ के लो दही होता है। ठीक है, अच्छा नींबू जो होता है, ठीक है, चींटी का डंक है, नेटल, अब ये तो आपने टेस्ट नहीं किए होंगे, नेटल का डंक और चींटी का डंक, लेकिन बाकी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या बनता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ये टेबल आपको तैयार करनी है। सिरके में पाया जाता है वैसा एसिटिक अम्ल। ठीक है, संतरे की अगर बात की जाए तो संतरे का जो खट्टापन होता है वो सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। इमली का जो खट्टापन होता है वो टार्टरिक अम्ल के कारण होता है। टमाटर का जो खट्टापन होता है उसमें जो खट्टापन पाया जाता है वो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, खट्टा अगर दही जैसे दूध में भी खट्टापन आ गया तो उसमें भी लैक्टिक अम्ल होगा, और अगर वो दही बन गया तो उसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, नींबू की अगर बात करें तो इसमें बेटा पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। चींटी की डंक की बात की जाए तो इसमें मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है। लाल चींटी आपने देखी होगी, काटती है तो वो जगह थोड़ी फूल सी जाती है। ठीक है ना, तो वो आपका होता है चींटी का डंक, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, नेटल का जो डंक होता है उसे उसमें भी पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। तो ये कुछ प्राकृतिक अम्ल थे, और इनमें पाए जाने वाले जो अम्ल हैं या प्राकृतिक स्रोत जो हैं वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है, कॉपी बहुत अच्छे से मेंशन करनी है, और यहाँ पर कॉपियों में आप मिस्टेक ना करें बनाते समय, और नोट्स को बहुत अच्छे से, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप दोबारा से प्ले करके देख लीजिए, पर आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा देनी है आगे चल के। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोग घर पर अच्छे से कॉपी बना रहे होंगे। सारे लेक्चर आपके, अगर आप बाद में आए हैं या आप बाद में जुड़े हैं ग्रुप से, तो आप एक काम कीजिए कि जो इसमें पुराने लेक्चर डले हैं आप जाएंगे तो पेज आपको पता है, मैंने ऊपर बता दिया है, आरएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाई राजा सर। तो यूट्यूब पे मेरे सारे लेक्चर पड़े हैं, जितने मैंने पढ़ाए हैं 8 लेक्चर, वहाँ से आप अपनी कॉपी भी मेंशन कर सकते हैं और उनको चीज़ें देख कर आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।